यह विचित्र प्राणी कौन है? चलता है इंसान की तरह, लेकिन इंसान नहीं। देखता है जानवर जैसा, लेकिन जानवर नहीं। अचानक कैमरे में कैद हुआ और गायब हो गया। छिड़ी है बहस, कौन था वो विचित्र प्राणी? अपने टीवी सेट पर आप जिस विचित्र प्राणी को देख रहे हैं, वो ना इंसान है ना कोई जानवर। लेकिन वो क्या था, यह उस शख्स को भी नहीं पता जिसने इस वीडियो को शूट किया है। हालांकि इसके दिखने के बाद बहस छिड़ गई है। क्या पहली बार मिला है विचित्र प्राणी का सबूत? कहा जा रहा है कि यह वो विचित्र प्राणी है जो अमेरिकी कब्जे वाले कैरिबियाई द्वीप पुर्तो रिको में बकरियों का खून पीता है। एक जमाने में पुर्तो रिको में किसानों की बकरियां मरी पाई जाती थी। कोई रहस्यमय प्राणी उनका खून पी जाता था। लेकिन इस बार इसे पुर्तो रिको में नहीं देखा गया है, बल्कि डेनमार्क के रेगिस्तान में दिखा विचित्र प्राणी। अमेरिका महाद्वीप के बाद अब यूरोप में इसकी मौजूदगी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। पूछा जा रहा है सवाल, आखिर क्या है विचित्र प्राणी का रहस्य? आपने अभी अभी जो वीडियो देखा उसमें दिख रहा जो विचित्र प्राणी है, आखिर क्या है? दरअसल इस वीडियो को हाल ही में इंटरनेट पर डाला गया है। इसके बाद महज कुछ ही दिनों में इसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर क्या है विचित्र प्राणी का रहस्य? एक बार फिर गौर से देखिए इस वीडियो को। सवाल है कि क्या इस वीडियो में दिख रहा यह विचित्र प्राणी खून पीने वाला शैतान है? वो शैतान जिसे पुर्तो रिको में एक वक्त कुछ बकरियों की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया था। किसानों को जब खेती में बकरियों की लाश मिली, तब उनकी नसें खून से खाली थीं। किसानों का दावा था कि चुपाकैब्रा पी गया था बकरियों का खून। दंत कथाओं का रक्त पिपासु शैतान है चुपाकैब्रा। हालांकि वीडियो में यह कतई खतरनाक नजर नहीं आता है। वीडियो रेगिस्तानी इलाके का है। छोटी झाड़ियों के रेगिस्तान में कैमरा अचानक जूम इन होने लगता है। 2 पैरों पर चलता एक विचित्र सा प्राणी नजर आता है, इंसान से ज्यादा लंबा, घुटनों के नीचे तक लंबी बाह, पीठ कुछ झुकी हुई। एक बार लगता है कि जैसे कोई बड़ा लंगूर 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा हो, लेकिन देखने से ही साफ हो जाता है कि यह लंगूर नहीं है। स्पीकर में ताज्जुब करती आवाजें भी रिकॉर्ड होती हैं। इस बीच ऊंचे ऊंचे डग भरता विचित्र प्राणी बड़ी झाड़ियों के पीछे जाकर कहीं खो जाता है। ऐसे गायब हो जाता है जैसे यहाँ आया ही न हो। इसके बाद कैमरा जूम आउट होने लगता है। अब एक जीप और कुछ टंकियां दिखाई देती हैं। कैमरा एक बार फिर झाड़ियों की तरफ जूम इन होता है, लेकिन कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ती। वीडियो खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। क्या ये वीडियो दंत कथाओं में जो जिक्र है चुपाकैब्रा का था? वो रहस्यमय प्राणी जिसका जिक्र पुर्तो रिको के किसान करते हैं। इस विषय पर किताबें लिखने वाले, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोगों का ये मानना है कि चुपाकैब्रा बिगफुट का दूर का रिश्तेदार है। दरअसल बिगफुट को अमेरिका में उसी तरह से विशाल मानव माना जाता है जैसे हिमालय में येती के देखे जाने के दावे होते हैं। रीछ की तरह लंबे बाल, गोरिल्ले जैसा चेहरा, इंसान जैसी चाल, विशाल कद वाले रहस्यमय प्राणी का यह सबसे चर्चित और विश्वसनीय वीडियो माना जाता है। इसे अमेरिका के ब्लफ क्रीक नदी के पास 1967 में शूट किया गया था। इस पर आज भी बहस जारी है कि ये रहस्यमय प्राणी कौन है। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों में अक्सर इसे अल्फा बिगफुट या सास्क्वेच कहते हैं। हिमालय में भी ऐसे ही रहस्यमय प्राणी के दिखने के दावे होते रहते हैं। बर्फ के पहाड़ों में दिखने वाले उस महाकाय महामानव को अल्फा येती कहा जाता है। कुछ साल पहले 2008 में मेघालय के गारो के जंगलों में भी बालों का एक गुच्छा मिला था जिसे येती का होने का दावा किया गया। साल 2007 में नेपाल के जंगलों में 33 सेंटीमीटर लंबे पैरों के निशान मिले थे। I don't think yetis live in the snowfields. I think they pass through the snowfields and they spend most of the time foraging in the forest where the food is. And on my one visit to Nepal, I was impressed by the number of food plants that
were the same as mountain gorilla food plants. 1954 तक नेपाल के फांगबुच बौद्ध मठ में एक भारी भरकम पंजे का कंकाल मौजूद था। इसकी वैज्ञानिक जांच के बाद भी पता नहीं लगा कि वो येती का कंकाल था या किसी और प्राणी का। There are other primates that are adapted for high altitudes and they have very huge home ranges. साल 2004 में जानी मानी साइंस जर्नल नेचर की एडिटर हेनरी गी ने लिखा कि येती के बारे में गहरा रिसर्च जरूरी है। बिगफुट और सास्क्वैच के बारे में भी अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, ठीक उसी तरह जैसे चुपाकैब्रा के बारे में भी रिसर्च जारी है। तो क्या ये वीडियो चुपाकैब्रा का ही है? इंसान जैसा लेकिन बहुत बड़े कद वाला विशालकाय प्राणी। चुपाकैब्रा क्या था? पुर्तो रिको की दंत कथाओं में इसके सिर्फ किस्से हैं कि वो बकरियों का खून पी जाता था, खून पर ही जिंदा रहता था, 2 पैरों पर चलता था, लंबी बाह वाला था। लेकिन क्या डेनमार्क के रेगिस्तान में दिखा विचित्र प्राणी वही है? इस सवाल के साथ उस वीडियो पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें इसके दिखने का दावा किया जा रहा है। एक बार फिर इस वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो जूम इन हो रहा है। ऊंचे ऊंचे डग भरता हुआ चुपाकैब्रा नजर आता है, फिर वो झाड़ियों के पीछे कहीं गायब हो जाता है। विचित्र प्राणी का ये वीडियो इतना हैरान करने वाला है कि शक्की मिजाज लोगों को वीडियो पर यकीन नहीं। वीडियो की सच्चाई पर उठ रहे हैं सवाल। दरअसल इंटरनेट पर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया है कि आज के बेहतरीन कैमरे वाले युग में वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है। लेकिन वीडियो की तरफदारी कर रहे लोगों का कहना है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। वीडियो के सही होने के पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं कि जूम इन से जूम आउट तक वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं है। जूम इन पर भी टंकी दिखती है, जूम आउट पर भी टंकी दिखती है, यानी वीडियो एडिटिंग करके नहीं, एक बार में शूट करके बना है। वीडियो में विचित्र प्राणी की परछाई भी नजर आती है। इन दलीलों के आधार पर ही दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पूरी तरह से सही है, यानी कम से कम कोई ऐसा विचित्र प्राणी तो था जिसे पुर्तगाल में किसी शख्स ने बाकायदा अपने वीडियो से शूट किया। हालांकि इंटरनेट पर बहस करने वालों का कहना है कि यह प्राणी चुपाकैब्रा नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका से यूरोप के बीच बहुत दूरी है। लेकिन कुछ लोग इसे 2 पैरों पर चलता हुआ विशाल लंगूर ही मान रहे हैं। हालांकि ये कोई इस तरह का पहला वीडियो नहीं है। इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं और इस तरह के वीडियोस की जांच भी की जाती है। जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ये देखते हैं, जांच करते हैं और साथ ही ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का जो वीडियो है वो डाल दिया हो, वायरल कर दिया हो। तो ये एक शुरुआत है, अभी इसकी भी जांच होनी बाकी है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ये सफर हमारा आगे भी जारी है। एक दास्तां जिसने दुनिया को हिला दिया। 5000 बच्चे जन्म लेते ही अपहरण। क्या सरकार के इशारे पर हुई बचपन की चोरी, या ये था नस्लवाद का सबसे काला चेहरा? 5000 बच्चे करीब 60 साल तक झूठी जिंदगी जीते रहे, झूठी पहचान ढोते रहे, ताउम्र किसी और को माँ बाप समझते रहे। लेकिन 6 दशक बाद दुनिया ने जाना कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ था। कहानी इजराइल की है, जहां 50 के दशक में जन्म लेने के साथ ही हजारों बच्चों का अपहरण कर लिया गया। शक है कि उन्हें दूसरे लोगों को गोद दे दिया गया था। We now know we have several adoptees that went to us and asked for help because there is a problem about getting access to the files in the adoption official adoption השירות למען הילד inside Israel. There is problems even to adopt a child to find its sources. सबसे स्याह पहलू यह है कि शायद इस स्कैंडल में सरकारी मशीनरी और अफसरों की भी मूक सहमति थी।
बच्चों की इस हैरत अंगेज चोरी का शिकार होने वाले ऐसे ही एक शख्स हैं, गिल ग्रूनबाउम। 40 साल तक गिल किसी और को अपना माता पिता समझते रहे, लेकिन एक तस्वीर ने कैसे खोला भेद। देखिए बचपन की चोरी। तो देखा आपने, सिर्फ एक दो नहीं, करीब 5000 बच्चों की चोरी। जी हां, 5000, वो भी अस्पतालों से। तरीका लगभग एक। खुद अस्पतालों ने बच्चों की मौत की जानकारी उनके माता पिता को दी। अभागे माँ बाप भी यही समझते रहे कि उनके बच्चों की मौत हो गई। पिछले कुछ सालों से फाइल्स में मर चुके ऐसे दर्जनों बच्चों ने अपने असली माता पिता को खोज निकाला। ये तब राज खुला जब सबसे हैरत अंगेज बचपन की चोरी का राज। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 40 बरस तक गिल ग्रूनबाउम एक झूठी जिंदगी जीते रहे। यूरोपीय मूल के अमीर यहूदी परिवार के वारिस गिल वो थे ही नहीं जो वो खुद को 40 बरस तक समझते रहे। गिल के पास बचपन की ढेर सारी तस्वीरें थी, उसमें एक भी उनके जन्म की नहीं थी। इस पर उन्हें शक हुआ। उन्होंने इजराइल के वेलफेयर सर्विस डिपार्टमेंट से संपर्क किया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें गोद लिया गया था। गिल ये कहते हैं, जब मुझे इत्तेफाक से पता चला कि मुझे गोद लिया गया था, तब भी वेलफेयर सर्विस ने हर कोशिश की कि मैं अपने असली माता पिता से ना मिल सकूं। कोई नहीं चाहता था कि मैं सच को जानूं। बड़ी कोशिशों के बाद गिल उन्हें जन्म देने वाली मां से मिल सके, जो इजराइल के हैफा शहर में रहती थी। तब उन्हें पता चला कि इजराइल बसने वाले लाखों यहूदी शरणार्थियों में ट्यूनीशिया से आए ग्रूनबाउम के असली माता पिता भी थे। 1956 में ग्रूनबाउम का जन्म अस्पताल में हुआ, लेकिन उनके माँ बाप को बताया गया कि जन्म के साथ ही बच्चे की मौत हो गई। उन्हें लाश तक नहीं सौंपी गई। ये कहानी अकेली गिल ग्रीनबाउम की होती तो इसे एक शख्स की बदकिस्मती माना जाता, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हैं। गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की जांच से ये सामने आया है कि कुछ खास इलाकों से आए हुए लोगों के ही बच्चे गायब किए गए, उन्हें किसी और के हवाले कर दिया गया। ये मानने वालों की भी कमी नहीं है कि इस रैकेट में सरकार की मूक सहमति भी थी। एक यहूदी राष्ट्र के रूप में इजराइल वजूद में आया। दुनिया भर से आए यहूदी यहाँ बसने लगे। इसी बीच 50 के दशक में नवजात बच्चे गायब होना शुरू हुए। अनुमान है कि शरणार्थियों के करीब 5 से 8 हजार बच्चे गायब हुए। तकरीबन सभी बच्चों की उम्र 3 साल से कम थी। सभी बच्चे अस्पतालों से गायब हुए। माता पिता को बच्चों की मौत की जुबानी जानकारी दी गई। माता पिता को बच्चों की लाश भी नहीं दिखाई गई। 70 के दशक से इन मामलों की जांच की मांग शुरू हुई। गायब बच्चों में ट्यूनीशिया, इराक और मोरक्को के शरणार्थियों के बच्चे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद यमन से आए यहूदियों की थी। 1994 में यमन मूल के एक यहूदी धर्मगुरु ने बच्चों की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच की मांग करते हुए हथियारबंद संप्रदाय की स्थापना की। अपने मठ को किले में बदल दिया। इजरायली सुरक्षा बलों ने मठ की मोर्चाबंदी खत्म कर दी, लेकिन इसके बाद यमनी मूल के करीब 5000 लापता यहूदी बच्चों के मामलों की जांच शुरू की गई। हालांकि बच्चों के जन्म के सभी दस्तावेज इजराइल की सख्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 2071 तक टॉप सीक्रेट है। दरअसल बच्चों की चोरी का यह मुद्दा इजराइल में कई दशकों से सुलग रहा है। 70 साल में 3 जांच कमीशन बैठ चुके हैं। इन जांच आयोगों की भी यही दलील थी कि बच्चे गायब नहीं हुए बल्कि मर गए थे। अब पहली बार इजराइल की सरकार ने यह स्वीकार किया है कि नवजात बच्चों की चोरी की गई थी। लेकिन सवाल है कि क्यों और कौन था इसके पीछे। पांच 5000 नवजात बच्चों का अपहरण इजराइल में फिर सुर्खियों में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही है। हाल में इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट मंत्री साफी हनेगबी को मामले की जांच को कहा।
गुप्त दस्तावेजों की पड़ताल कर हनेगबी ने बच्चों की चोरी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, उन्होंने बच्चों को लिया और उन्हें दूसरों को दे दिया। मुझे नहीं पता कि वो कहां भेजे गए। पहली बार सरकार ने बच्चों की चोरी को स्वीकार किया है। ऐसे दर्जनों मामले भी आ चुके हैं जब खाते पीते यहूदी परिवारों में पले बड़े लोग असली माँ बाप को खोजने में सफल रहे। सवाल ये है कि बच्चों को क्यों चुराया गया और क्या सरकारी मिलीभगत से हुई बचपन की चोरी? कुछ का मानना है कि पैसे की तंगी से नया मुल्क जूझ रहा था, इसलिए बच्चों को अमीरों को बेच दिया गया। पत्रकार जोनाथन कुक का मानना है कि अरब जैसे दिखने वाले परिवारों को ही निशाना बनाया गया। इजरायली अरब जैसे ना दिखें, इसलिए उनके बच्चों को यूरोपीय मूल के यहूदी परिवारों को दे दिया गया। दरअसल इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन पूर्वी यूरोप से थे। वो पूर्वी यूरोप के यहूदियों को ज्यादा सभ्य मानते थे। सार्वजनिक हुए दस्तावेजों से लगता है कि सांसद, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर वरिष्ठ जजों तक को बच्चों के सरकारी अपहरण की जानकारी थी। यमनी मूल के करीब 5000 नवजात बच्चों की चोरी को इजराइल के इतिहास के काले पन्ने के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन सीक्रेट एक्ट की वजह से इन पन्नों में लिखी इबारत को 2071 से पहले नहीं पढ़ा जा सकता। तब तक सच तक पहुंचना आसान नहीं।